हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और रिजल्ट्स, जो कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक बीएससी, बीटेक और एमएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये सीएसआई और नेट और गेट के एग्ज़ाम में भी इंक्लूडेड टॉपिक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसमें हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस, सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो पहले जानते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन किसे कहते हैं। भाई, ए रीजन कैपिटल आर इज सिंपली कनेक्टेड इफ एवरी क्लोज कर्व लाइंग इन इट कैन बी श्रंक इनटू ए पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग आउट ऑफ द रीजन। मतलब कोई भी रीजन कैपिटल आर अगर है, मान लो ये कोई रीजन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम रीजन आर बोल रहे हैं, और ये किसी क्लोज कर्व सी, ये कोई रीजन आर है, ये रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। अगर रीजन आर को सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलेंगे अगर एवरी क्लोज कर्व लाइंग इन इट, इसके अंदर कहीं पर भी कोई क्लोज कर्व बनाए, क्लोज कर्व सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कोई भी क्लोज कर्व अगर हम बनाए तो वो कह रहा है इट कैन बी श्रंक इनटू ए पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग आउट ऑफ द रीजन। यानी कि इसको श्रंक मतलब सिकोड़ना शुरू करें और छोटा और छोटा और छोटा बनाएं तो लास्ट में जाकर एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा करें, कोई भी कर्व इसके अंदर बनाए, तो हर एक कर्व के साथ ये पॉसिबल हो कि जब उसे श्रंक करके पॉइंट बनाने का प्रयास करें तो हम इस रीजन के बाहर ना जाएं। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? सिंपली कनेक्टेड रीजन। जैसे कि ये जो रीजन गिवन है ये सिंपली कनेक्टेड है। और अगर हम इसकी बात करें, ये पोर्शन जो इसके बीच में है, इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है वो आर डैश अगर इसे बोलते हैं तो ये मल्टीपली कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ डेफिनेशन भी कह रहे हैं रीजन विच इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड इज कॉल्ड मल्टीपली कनेक्टेड। ये मल्टीपली कनेक्टेड क्यों है भाई? यहाँ पर ये बात फेल हो रही है कि हम अगर हमेशा कहीं पर भी कोई भी क्लोज कर बनाएंगे तो वो इस रीजन के बाहर जाए बिना पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पर बनाएंगे क्लोज कर तो वो तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे पॉइंट रीजन के अंदर ही रहेंगे श्रंक करते समय, और ये भी। बट अगर यहाँ पर अगर कोई क्लोज कर बनाया ऐसे, तो वो जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और छोटा और छोटा और छोटा, तो पॉइंट बनाने के लिए हम इस शेडेड पार्ट से बाहर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ अंदर शेडेड पार्ट के अंदर से आउट हो जाएंगे। तो रीजन से आउट हो जा रहे हैं तो रीजन जो है वो सिंपली कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये मल्टीपली कनेक्टेड हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हुआ हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन और ये हुआ हमारा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है। और अगर हम एक और देखें तो ये भी हमारा जो है वो क्या हुआ? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हुआ। इसके बीच का पोर्शन है, इन चारों सर्कल जो अंदर वाले हैं उनके बाहर का पोर्शन और बाहर वाले के अंदर का पोर्शन को हम रीजन आर डबल डैश बोल रहे हैं। तो ये जो आर डबल डैश रीजन है, इसमें भी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक क्लोज कर यहाँ पर बनाएंगे तो ये जब छोटा और छोटा और छोटा करते चले जाएंगे और एक पॉइंट पे कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस शेडेड पार्ट से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए ये भी कैसा रीजन है? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन का एग्जांपल है। तो आप लोगों को मल्टीपली कनेक्टेड रीजन और सिंपली कनेक्टेड रीजन के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम पर। कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है भाई? कोची मेरे हिसाब से अगर हम सोचें आपके समझाने के लिए, कोची एक तरीके से भविष्यवक्ता थे। इन्होंने एक सिंपल सी भविष्यवाणी करी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी कुछ कंडीशंस है, अगर वो सेटिस्फाई हैं तो आपको इंटीग्रल से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं अगर जो उसने बताया वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो वो कंडीशन उसने क्या कही कि अगर जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन एफ जेड है, तो वो कह रहा है एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हो, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव करने पर जो फंक्शन बने वो कंटिन्यूस हो। कहाँ पर? विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, यानी कि सिंपल क्लोज कर्व सी के ऊपर और उसके अंदर के सभी पॉइंटों पर। अगर एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है और डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो उस केस में उसने कहा कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है अलोंग द कर्व सी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व क्या होता है भाई? कोई भी कर्व अगर अपने आप को क्रॉस ना करे
तो वो सिंपल कर्व कहलाता है। ये वाला कर्व अपने आप को क्रॉस कर रहा है, अगर इसे कर्व सी बोलेंगे तो ये वाला कर्व अपने आप को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें या इसकी बात करें, कोई भी कर्व दे, ये तो ये सिंपल कर्व है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपने ये आपस में ना तो ये भी कहीं पर अपने आप को क्रॉस कर रहा है ना है यही, तो ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड कंटिन्यूस है, कहाँ पर, विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, सिंपल क्लोज कर्व के ऊपर और उसके अंदर के सभी पॉइंटों पर एफ जेड एनालिटिक हो और डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्ट जीरो के इक्वल होता है, ऐसा कोची ने कहा। उसके बाद एक मैथमेटिशियंस हुए गॉर्सेट, उन्होंने इनकी थ्योरम को और स्टडी किया और उन्होंने कहा, उन्होंने पहचाना कि इस थ्योरम के अंदर अगर एफ डैश जेड कंटिन्यूस वाली बात नहीं भी होगी तब भी ये बात सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी थ्योरम को फिर नाम दिया गया कोची गॉर्सेट थ्योरम। वो क्या कहती है कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, देन इंटीग्रल जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे से अगर फंक्शन सिर्फ एनालिटिक भी होगा तो भी हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रल को क्या रख सकते हैं, जीरो। ध्यान रहे कर्व क्लोज होना चाहिए, सिंपल कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम इवेलुएट दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल है इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2। और यहाँ पर कर्व सी के बारे में बताया गया मोड जेड इज इक्वल टू 3/2। और हमने पढ़ा था भाई मोड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर सर्कल की इक्वेशन होती है, जहाँ पर जेड नोट उसका सेंटर होता है और आर उसकी रेडियस होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये जो गिवन कर्व है एक ऐसा सर्कल है जिसके जेड नोट की वैल्यू देखें तो जीरो है, और जीरो का मतलब ओरिजिन, तो यहाँ पर सेंटर ओरिजिन हो गया और रेडियस 3/2 का ये सर्कल हो जाएगा। तो जेड नोट में यहाँ पर सर्कल का सेंटर ओरिजिन और रेडियस ये हो गई कितनी, 3/2। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक तरीके से हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग दो बातों पर फोकस विशेष रूप से करना है। एक तो एफ जेड जो कि इंटीग्रल के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ जेड हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2, और एक दिया हुआ कर्व सी। तो हमारा कर्व क्या दिया हुआ है, मोड जेड इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमने देखा सर्कल्स की इक्वेशन है, जेड नोट की जगह पर यहाँ जीरो दिख रहा है, जीरो का मतलब जेड नोट बराबर जीरो, तो जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आई लिख सकते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या बनेगी, 0,0। तो ये वाला ओरिजिन हो गया इसका मतलब, और 3/2 इसकी रेडियस का एक सर्कल बना लिया। अब उसके बाद हमें देखना है कोची इंटीग्रल थ्योरम इस पर लग सकती है या नहीं। कोची इंटीग्रल थ्योरम लगने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए था, अभी हमने पढ़ा एनालिटिक होना चाहिए। भाई एनालिटिक चेक करने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें एनालिटिक होने के लिए जो डिस्टर्बेंस है उन डिस्टर्बेंस को देखना होता है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस ऐसी है जो एनालिटिक होने से रोक रही है वो कौन सी है। तो डिस्टर्बेंस जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उन पॉइंटों को ही क्या कहा जाता है, सिंगुलैरिटी। डिस्टर्बेंस ना बोलकर उन्हें क्या कहा जाता है, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी पहले निकालेंगे, तो सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड कैसे निकलती हैं, वो निकलती हैं डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखकर, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखा, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर z माइनस 2, इसको जीरो के इक्वल रखा तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये जो सिंगुलैरिटी है ये वो पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक होने से डिस्टर्ब करता है, यानी कि जिनकी वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता। तो अब हमें चेक करना होगा कि ये जो पॉइंट है z इक्वल टू 2, इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे 2 प्लस 0i लिखेंगे और कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके 2,0। तो ये क्या 2,0 पॉइंट इसके सर्कल के अंदर आ रहा है या बाहर, तो z इक्वल टू 2 है तो 2,0 पॉइंट, रेडियस इसकी 3 थी और 2,0 पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। तो 3/2 रेडियस है तो 3/2 मतलब 1.5 तो यहीं तक ही हो गया, तो 2,0 पॉइंट तो इसके बाहर ही जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है 2,0 या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से z इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो ये पॉइंट तो हम देख रहे हैं दिए हुए सर्कल सी के कहाँ जा रहा है, बाहर। और मैंने अभी बताया यही जो पॉइंट है जिसे तुम सिंगुलैरिटी बोल रहे हो यही वो डिस्टर्बेंस है, अगर ये रीजन के अंदर होंगे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, बट ये तो इस रीजन के या सर्कल के बाहर है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। ठीक है, अगर ये अंदर होता तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो यहाँ पर हमें लिखना है हेयर z इक्वल टू 2 लाई आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व C, दिस इम्प्लाइज एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा विद इन
एंड ऑन सी। सो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब एफ जेड की वैल्यू रख दें, एफ जेड हमारा है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड, और ये इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में AKTU में 2014 में आया हुआ है और 2010 में आया हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रल करे बिना ही इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है और वो जीरो मिलती है। किस केस में, अगर फंक्शन एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर कहता है इवेल्युएट बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम। इन फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 डी जेड हमें सॉल्व करना है। वेयर सी जो है वो सर्कल दिया हुआ है, मोड जेड इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने क्या कहा, थ्योरम कोई भी इंटीग्रल हो, सबसे पहले आपको उसके अंदर दो बातों को फोकस करना है, एक तो फंक्शन एफ जेड और एक दिया हुआ कर्व सी। तो एफ जेड फंक्शन जो इंटीग्रल के अंदर दिया हुआ है उसे एफ जेड बोलते हैं। तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर बनती है जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, ठीक है। और दिया हुआ कर्व जो है वो हम अगर कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें मोड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर से, तो सेंटर जेड नोट की जगह पर 0 यानी कि ओरिजिन हो गया, और रेडियस आर की जगह पर 1/2। तो 1/2 रेडियस का ओरिजिन सेंटर वाला एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है कर्व सी, ठीक है। यहाँ ओरिजिन सेंटर हो गया और रेडियस कितनी बोल रहा है ये 1/2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, फिर हमें इसके डिस्टर्बिंग एलिमेंट, दैट मीन्स जो फंक्शन को एनालिटिक होने से रोकेंगे वो पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है। यानी कि सिंगुलैरिटी, मैं क्या कहता हूँ डिस्टर्बिंग, पर नाम इसका क्या है, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी निकालेंगे, सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। एफ जेड की सिंगुलैरिटी क्या होंगी, कैसे निकालनी है, वो कैसे निकलती है बताया था मैंने, गिवन बाय डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखकर। तो डिनोमिनेटर क्या था, जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, इसको 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आई, 1 और 2। अब इन्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो 1 को 1 प्लस 0 आई पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं, हमें दिख रहा है 1,0। ऐसे ही 2 को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 प्लस 0 आई, फिर इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2,0। तो अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा 1,0, और यहीं तक ही रेडियस 1/2 हो गई है, तो इसका मतलब 1,0 इसके बाहर होगा। तो 1,0 एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और एक 2,0 ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,0 और ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से z इक्वल टू 1 बोलेंगे और ये z इक्वल टू 2। अब मैंने क्या बताया था, ये जो निकाले हैं ये क्या है, डिस्टर्बेंस। किस बात में डिस्टर्बेंस है, ये एनालिटिक होने में। यानी कि अगर ये पॉइंट्स जो डिस्टर्बेंस करेंगे एनालिटिक होने से रोकेंगे, जिन्हें सिंगुलैरिटी कहते हैं, ये पॉइंट अगर रहेंगे रीजन के अंदर तो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, उसके बाहर रहेंगे तो फंक्शन एनालिटिक रहेगा। तो यहाँ पर z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 ये दोनों मेरे करण अर्जुन हैं, ये अगर अंदर रहेंगे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये आतंक मचाएंगे, डिस्टर्बेंस मचाएंगे। और अगर ये बाहर रहेंगे, अंदर रहेंगे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा और बाहर रहेंगे तो फंक्शन एनालिटिक रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही सिंगुलैरिटी z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 लाई कर रही हैं आउटसाइड द सर्कल मोड z इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा विद इन एंड ऑन मोड z इज इक्वल टू 1/2। सो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल की वैल्यू एफ जेड डी जेड अलोंग कर्व सी किसके इक्वल होगी, 0 के। यानी कि ये जो इंटीग्रल है z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 अलोंग कर्व सी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ फोकस करें तो सेकंड पार्ट में हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है, ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी ऑफ e की पावर 3i अपॉन z प्लस पाई की होल क्यूब डी जेड। सी यहाँ पर सर्कल बोला गया है, मोड z माइनस पाई इज इक्वल टू 3.2। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखते ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में दो बातों पर फोकस करना है, एक तो एफ जेड जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन लिया हुआ है और एक कर्व सी। तो एफ जेड हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
वो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास ई टू दी पावर 3i z अपॉन जेड प्लस पाई का होल क्यूब। ठीक है, और कर्व सी क्या दिया हुआ है, सी क्वेश्चन में बताया गया है सी इज़ मोड जेड माइनस पाई इज इक्वल टू 3.2। तो अब हम सबसे पहले तो ये जो सी दिया हुआ है इसको जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे तो जेड नोट की जगह पर पाई दिख रहा है, और जेड नोट इज इक्वल टू पाई का मतलब क्या है, जेड नोट इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है कितना, पाई, और पाई को पाई प्लस जीरो आई लिख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट बने पाई कॉमा जीरो। तो यानी कि ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंट्रल जेड नोट मतलब पाई कॉमा जीरो है, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 समथिंग होती है। तो मान लिया यहाँ कहीं पर 1 है, यहाँ कहीं पर 2 है, यहाँ कहीं पर 3 है, और 3.14 समथिंग यहाँ कहीं पर ये पाई है। ठीक है, ये पॉइंट पाई कॉमा जीरो है। तो ये पॉइंट सेंटर मानते हुए 3.2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, 3.2 रेडियस का। तो 3.2 रेडियस का मान ले हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो 3.2 रेडियस का जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल आ गया, 3.2 रेडियस का हमारे पास ये सर्कल आ गया। उसके बाद ये सर्कल हमारा हो गया कौन सा, सी कर्व, जो जिसकी इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो अब अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया, पहले तो कर्व पर फोकस करना है, एफ जेड पर। अब हमें डिस्टर्बेंस ढूंढना है। डिस्टर्बेंस मतलब वो पॉइंट जिनकी वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं होने वाला है वो ढूंढ लेना है, यानी कि सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर सिंगुलैरिटी क्या होंगी, कैसे निकलेगी, सिंगुलैरिटी गिवन बाय डिनोमिनेटर को जीरो रखकर, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, z प्लस पाई की पावर 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई, और पाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई आ जाएगी, और माइनस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई कॉमा जीरो। तो यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, माइनस पाई कॉमा जीरो। आप देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा नेगेटिव साइड, क्योंकि माइनस में है वैल्यू। तो माइनस पाई कॉमा जीरो एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव साइड पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, माइनस पाई कॉमा जीरो, या जेड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसे माइनस पाई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हेयर द सिंगुलैरिटी z इक्वल टू माइनस पाई लाई आउटसाइड द गिवन कर्व C। दिस इम्प्लाइज एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, विद इन एंड ऑन सी, सो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम से इंटीग्रल एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होगा, जीरो की। और एफ जेड हमारा क्या था, इंटीग्रल ई टू दी पावर 3i जेड अपॉन जेड प्लस पाई का होल क्यूब डी जेड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा। अब ये कुछ बातें हैं जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, उनको रिजल्ट के फॉर्म में हम याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट नोट में हम डिस्कस कर रहे हैं, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन प्लस ए वन जेड टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू जेड टू द पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन। जो भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, इस फॉर्म के, जहाँ पर एन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये जो पावर है फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव। तो उस केस में ये जो फंक्शन है इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर ए जेड इज एनालिटिक। तो जो भी फंक्शन ई की पावर की फॉर्म में होंगे, जैसे ई की पावर आई जेड, ई की पावर 2z, ई की पावर 3z, तो ई की पावर वाले जितने भी फंक्शन है वो क्या रहेंगे, हमेशा एनालिटिक रहेंगे। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। एवरी फंक्शन साइन ए जेड कॉस ए जेड, साइन और कॉस की फॉर्म में जो भी फंक्शन होंगे वो भी क्या होते हैं, एनालिटिक। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज होंगे। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से रिलेटेड एक और टाइप की हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें वो कहेगा हमसे वेरीफाई कोची थ्योरम फॉर एफ जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस आई जेड माइनस 4। तो कोची इंटीग्रल से रिलेटेड थ्योरम से
दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक में इंटीग्रल इवेल्युएट करने को कहेगा, फाइंड करने को कहेगा, शो दैट करने को कहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कुछ इंटीग्रल थ्योरम से जैसे अभी किए थे वैसे ही करने हैं। हमें दो बातों पर फोकस करना है, एफ जेड पर और कर्व पर, और देखना है डिस्टर्बेंस यानी कि सिंगुलैरिटी अगर बाहर आ रही है तो फंक्शन एनालिटिक होगा और इंटीग्रल की वैल्यू 0 लिख देनी है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बनेगा 7 मार्क्स में। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई, तो जो वेरीफाई वाला क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई कोची थ्योरम फॉर एफ जेड इज इक्वल टू 3z² प्लस आई जेड माइनस 4 अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विद द वर्टिसेस दिस। तो पहले तो दो चीज़ों पर फोकस करने को कहा गया है जैसा हमने पढ़ा अभी तक। एक तो एफ जेड हमारा है 3z² प्लस आई जेड माइनस 4, और एक कर्व जो बोला गया उसने पैरामीटर यानी कि बाउंड्री किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर के वर्टिसेस बताए गए हैं, पहले वर्टिसेस लेते हुए स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या जेड की वैल्यू बताई गई है वर्टेक्स, एक तो बताया गया 1 प्लस आई, यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार फिर माइनस, फिर यहाँ पर -1 प्लस आई और नेक्स्ट आएगा -1 माइनस आई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, 1 प्लस आई है तो 1,1 बना, 1 माइनस आई है तो रियल पार्ट 1 हुआ, इमेजिनरी पार्ट -1, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा -1,1 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1,-1। इन चारों पॉइंटों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करके जो है वो वर्टिसेस होंगे किसके, स्क्वायर के। तो एक तो 1,1 हो गया मान लिया यहाँ कहीं पर, ये हो गया हमारा 1,1, या इसे हम 1 प्लस आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1,-1, 1,-1, या इसे हम z इक्वल टू 1 माइनस आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा z इक्वल टू -1, माइनस आई। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो होगा हमारा z इक्वल टू -1 प्लस आई। तो इन चारों वर्टिसेस को हम अगर मिला दें तो ये जो बनकर तैयार हुआ ये एक स्क्वायर आ जाएगा। अब वो कह रहा है इस स्क्वायर की पैरामीटर मतलब इसकी जो बाउंड्री है इसको कर्व सी बोल रहा है, और इसके अलोंग इंटीग्रल निकालना है एफ जेड का, और इंटीग्रल निकालते हुए कोची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो कोची थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि जो थ्योरम कह रही है पहले रिजल्ट उसके हिसाब से लिखो और फिर किसी और प्रोसेस से किसी और मेथड को लगाते हुए उस रिजल्ट को वेरीफाई करके दिखाओ कि जो थ्योरम कह रही है वो बात सही है, वही रिजल्ट दूसरे तरीके से भी आ रहा है। तो थ्योरम क्या कह रही है पहले वो अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया ये फंक्शन जो एफ जेड इजिकल टू 3z² प्लस आई जेड माइनस 4, हम देख रहे हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और अभी डिस्कस किया एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज एनालिटिक। तो इस पोलिनोमियल फंक्शन so it is analytic for all value of z। ठीक है, और एनालिटिक है तो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल अलोंग कर्व सी ऑफ एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी कि जो भी हमारा एफ जेड की वैल्यू है 3z² प्लस आई जेड माइनस 4 का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो ये तो कोची इंटीग्रल थ्योरम ने कह दिया, बट अब इसे हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, वेरीफाई करने के लिए अब किसी और तरीके से इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। किसी और तरीका कौन सा है भाई, वही प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो हमने लेक्चर वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। कोई नहीं था क्लास में, कहीं किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए करते हैं इसे। अब इन जो पैरामीटर हैं यानी कि स्क्वायर की जो बाउंड्री है इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया और इसको S। ध्यान रखिएगा कि कर्व की जो डायरेक्शन है आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, एक कन्वेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसकी बाउंड्री, इसे क्लोज कर्व सी बोल रहा है, तो इसके अलोंग इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर निकालते हैं भाई। तो डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंटीग्रल अब दूसरे तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, 3z² प्लस आई जेड माइनस 4। वेरीफाई करना है इसलिए एक और तरीके से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सी क्या है, बाउंड्री कहाँ से शुरू है, पी से, किसी से भी शुरू कर सकते हैं, PQRSP, ये टोटल बाउंड्री हो गई जिसके लोग हमें इंटीग्रेशन करना है। और हम z को रिप्लेस कर देते हैं किससे, z होता है किसके इक्वल, x प्लस आई वाई, फिर प्लस आई, z की जगह पर x प्लस आई वाई माइनस 4, dz की वैल्यू बताई थी आपको dx प्लस आई dy होती है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है
और कैसे सॉल्व करना होता है, सारे इंटीग्रल को एक ही वेरिएबल में बदलना है और उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बट उससे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड से रियल वेरिएबल एक्स और वाई में लिखना है। जब एक्स और वाई में आ जाएगा फिर इसे एक्स या वाई किसी एक में बदलना है। बट उससे पहले ये जो इंटीग्रल है कितने टुकड़ों में टूटेगा वो रास्ते से देखें। तो ये कर्व सी कितने रास्तों से बना है, 1 2 3 4। तो इंटीग्रल सेम इंटीग्रल को हम 4 जगह तोड़ देंगे। एक तो पी क्यू कह लूँ किसका, 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस 4। डी जेड की वैल्यू होगी डी एक्स प्लस आई डी वाई। फिर प्लस दूसरा रास्ता पी से क्यू गए, अब क्यू से आर। तो क्यू आर के लोग निकालेंगे सेम इंटीग्रल 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 और डी एक्स प्लस आई डी वाई। फिर नेक्स्ट पाथ पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब आर एस। तो आर एस के अलोंग इंटीग्रेशन क्या होगा, यही वैल्यू आएगी 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 और इंटू डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, फिर प्लस लास्ट बात क्या बचा, आर एस हो गया। अब एस पी के अलोंग इंटीग्रल सेम लिखा जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 इंटू डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है भाई, इन सभी इंटीग्रल को रियल इंटीग्रल वेरिएबल में बदल लिया एक्स और वाई में। बट हम इसे इंटीग्रल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब जैसे सिंगल इंटीग्रल का सिंबल है तो सिंगल वेरिएबल में बदलेगा। तो सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए जो रास्ते हैं जिनके अलोंग इंटीग्रल करना है उनकी इक्वेशन से इसे सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे। तो पी क्यू के अलोंग करना है, तो पी क्यू वाली लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी, पी क्यू एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी वाई बराबर कितना, जितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस से, कितनी दूरी पर है ये 1 दूरी पर, क्योंकि दोनों पॉइंटों पर वाई कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं 1 है। तो ये इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्यू आर वाले की भी इक्वेशन लिख लेते हैं साथ के साथ। क्यू आर किसके पैरेलल है, ये हाँ, तो ये वाली क्यू आर वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू होगी कितनी दूरी पर है भाई, नेगेटिव साइड है -1 दूरी पर, तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगी। ऐसी ये वाली लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉजिटिव साइड, तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगी। और ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी क्या, इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू -1। तो अब इनकी इक्वेशंस लिख देते हैं। तो पी क्यू की इक्वेशन जो है हमारी वाई इक्वल टू 1 है। क्यू आर की इक्वेशन अगर हम बात करें तो एक्स इक्वल टू -1 है। और आर एस की बात करें तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू -1 है। और एस पी की इक्वेशन बात करें तो ये होगी हमारी x इक्वल टू 1। अब क्या कहा मैंने, इन सारी इक्वेशन की हेल्प से सिंगल वेरिएबल में बदलना है। जहाँ जहाँ y है इसके इंटीग्रल के अंदर हम y की जगह पर 1 रख देंगे तो सब x दिखने लगेगा और dy भी चाहिए होगा, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy कितना हो जाएगा 0। तो पहले इंटीग्रल में जहाँ जहाँ पर आपको पी क्यू के अलोंग निकालना है तो जहाँ जहाँ y दिखाई देगा 1 रख देंगे और dy को 0। तो dy को 0 रखना है और y को 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स, वाई को 1 रखा तो प्लस i का होल स्क्वायर, और y यहाँ पर भी रखा i इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पर 1 रखना है i -4 और dy को 0 रखा तो ये सिर्फ बचा हमारा dx। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर x में बच रहा है तो लिमिट भी x की आएगी। भाई x की लिमिट पता करने के लिए कौन से रास्ते के लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, पी क्यू के। तो p पर x कितना था 1 और q पर जब पहुँचे तो x कितना हो गया -1, तो लिमिट यहाँ पर आएगी x की 1 से -1। ठीक है, फिर प्लस क्यू आर वाले के अलोंग इंटीग्रल करना है, क्यू आर वाले पाथ के अलोंग। तो क्यू आर में x कितना है -1, ये रख देंगे और dx दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना बनेगा 0। तो जहाँ जहाँ dx है 0 रख देंगे, x की जगह पर -1। तो ये इंटीग्रल हमारा बनेगा 3 इंटू -1 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस आई एक्स की जगह पर -1 प्लस आई वाई और -4 और dx की जगह पर 0 रखेंगे तो बचेगा आई डी वाई। ठीक है, अब हम आते हैं आर एस वाले इंटीग्रल के अलोंग। आर एस वाले की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -1। हाँ, एक चीज़ और, इसकी लिमिट रह गई। क्यू आर वाले रास्ते के अलोंग लिमिट क्या आएगी, q से r जा रहे हैं तो q से r जा रहे हैं तो y की लिमिट देखनी है। तो q पर y कितना है, i का कोफिशिएंट यानी कि 1, और r पर कितना है, i का कोफिशिएंट -1, तो लिमिट 1 से -1 हो जाएगी। तो 1 से -1 हो जाएगी। फिर आर एस वाले के अलोंग जब निकालेंगे, आर एस वाले पाथ के अलोंग निकालने के लिए इसकी इक्वेशन y इक्वल टू -1 है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy कितना आ जाएगा 0। तो जहाँ जहाँ y है वो -1 रख देंगे और dy को 0। तो इंटीग्रल में क्या बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर फिर प्लस i इंटू एक्स माइनस आई।
ठीक है, -4, और यहाँ dy की जगह पर 0 रखेंगे तो सिर्फ dx बचेगा। लिमिट देखें भाई, r से s जा रहे हैं, अब r से s, तो r से s, r पर आपका x कितना है -1, s पर कितना है 1, तो लिमिट -1 से 1 हो जाएगी, -1 से 1। अब फिर एस पी वाले पाथ के अलोंग x जहाँ जहाँ है 1 रख देंगे और dx को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 0 रख देंगे, तो क्या बनेगा भाई, dx की जगह पर 0 और x को 1 रखना है, तो जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 1 + IY का होल स्क्वायर प्लस I × 1 + IY -4, और dx को 0 रखा तो ये बना IDY। अब ये सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके फिर ऐड करने पर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व करें x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रल क्या बनता है, 3 × हम ये फार्मूला जानते हैं भाई इंटीग्रेशन का, ax + b अगर लीनियर एक्सप्रेशन है और उसकी पावर n का इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, ax + b की पावर n+1 अपॉन n+1, और इनटू में एक चीज़ और डिवाइड में आएगा, इसका डेरिवेटिव ax + b का कितना a। तो ऐसे इसका करेंगे, ये भी इसी फॉर्म में x + b की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x - i की पावर में एक प्लस हो जाएगा, अपॉन वही आ जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव 1 होगा, फिर प्लस i, x - i का इंटीग्रेशन हो जाएगा x - i की पावर 2 अपॉन 2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1, -4 dx का इंटीग्रेशन होगा 4x, और इसमें लिमिट हमारे पास क्या दी है, -1 से 1, वो लगा देंगे। अब प्लस, हाँ सॉरी, हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना था ना पहले, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, और लिमिट हमारी है क्या, इस इंटीग्रल पहले वाले इंटीग्रल में 1 से -1, 1 से -1, 1 to -1, ठीक है। फिर ये वाला इंटीग्रल हम करेंगे, इस वाले इंटीग्रल में क्या रहेगा, फिर प्लस, इसको भी y के रेस्पेक्ट में करना है तो 3, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 + IY का होल क्यूब अपॉन 3, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा i, y के रेस्पेक्ट में करें तो i, फिर प्लस i × -1 + IY का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएशन आएगा अपॉन में i, और -4 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में 4y, और लिमिट हमारी 1 से -1, ठीक है। अब इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इस वाले इंटीग्रल में हम अगर देखें तो यहाँ पर 3 × x - i का होल स्क्वायर, तो x - i का इंटीग्रेशन करने पर हो जाएगा क्यूब अपॉन 3, इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा, फिर प्लस यहाँ पर आएगा i × x - i का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो जाएगा, -4 dx, x का इंटीग्रेशन dx का x, फिर प्लस इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या रहेगी भाई, इस वाले इंटीग्रल की लिमिट है -1 से 1, इसके करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 × 1 + IY का होल क्यूब अपॉन 3, फिर प्लस इंटू i, ऐसे इसका करेंगे तो i × 1 + IY का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i -4y, ठीक है। हाँ, इसमें इस सेकंड वाले इंटीग्रल में यहाँ पर i भी था, तो ये i और इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पर भी i है, वो भी इंटू में आ जाएगा। अब इसको टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं ज़रा इसे सिंप्लीफाई। तो पहले तो इसमें 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर भी ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट लगाना शुरू करते हैं। तो जब x की जगह पर -1 रखेंगे एक बार अपर लिमिट, तो ये आएगा -1 + i का होल क्यूब अपॉन 1, इसमें रखेंगे तो प्लस i × x की जगह पर -1, तो -1 + i का होल स्क्वायर बाय 2, -1 रखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा लोअर लिमिट का माइनस, और ये आ जाएगा 1 + i का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट का, और -i/2 × 1 + i का होल स्क्वायर, यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट का एक माइनस, और ये माइनस +4 आ जाएगा। तो अभी इसमें लिमिट रखी गई है। अब इस पर आते हैं, इसमें लिमिट रखेंगे अपर लिमिट -1 देन लोअर लिमिट +1 y की जगह पर। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जब अपर लिमिट -1 रखते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी,
-1 माइनस आई का होल क्यूब, फिर +1/2 -1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और अपर लिमिट यहाँ रखेंगे -+4। अभी अपर लिमिट रखी है और इनटू फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो एक माइनस आएगा लोअर लिमिट का, और ये वैल्यू y की जगह पर +1 रखी जाएगी। तो +1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा -1 प्लस आई का होल क्यूब, और लोअर लिमिट का एक माइनस, और यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो ये आएगा -1 प्लस आई का होल स्क्वायर। यहाँ रखेंगे तो लोअर लिमिट का एक माइनस और ये -+4 आ जाएगा, और टोटल के इनटू में क्या और था, आई था। ठीक है, अब इसमें रखेंगे ऐसे ही। तो जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर लिमिट 1 है, वो रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस आई का होल क्यूब। फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा +i/2 और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट -4 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो ये आएगा -x, वो x की जगह पर -1 रख रहे हैं तो -1 माइनस आई का होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर लोअर लिमिट का एक माइनस तो आएगा i/2 -1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे लोअर लिमिट का -1 तो ये आ जाएगा +4, और हाँ ये एक ऑलरेडी माइनस है और एक लोअर लिमिट का -+, और ये लोअर लिमिट रखें तो माइनस, ये आएगा। अब इसमें लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, फिर प्लस, इसमें लिमिट्स हमारे पास क्या थी, इस वाले में लास्ट वाले में हमारे पास रास्ता था एस पी के अलोंग वाई की लिमिट होगी थी -1 से 1, तो यहाँ पर -1 से 1, ये -1 से 1 इसमें लिमिट लगा देंगे। तो जब हम 1 रखेंगे तो आएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब। ठीक है, अपॉन आई इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे यहाँ पर भी आपका आई अपॉन में छूट गया था, ये आई आएगा। यहाँ पर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर भी आपका आई छूट गया, ये आएगा। हाँ, अब इसमें रखते हैं तो ये आ जाएगा, अपर लिमिट रखी हमने कितनी 1, तो 1 रखा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 रखेंगे तो ये आएगा +1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें रखेंगे 1 रख रहे हैं तो -4 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट का -1 रखेंगे और एक पहले से माइनस है लोअर लिमिट का तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो 1 माइनस आई का होल क्यूब अपॉन आई। यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर -1 तो लोअर लिमिट का एक -1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट का एक माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर y की जगह पर माइनस रखेंगे तो फिर से -4 और इनटू में आपका आई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं टर्म्स हमारी ये सारी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो ये टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए, सारी टर्म कैंसिल आउट होकर टोटल कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है कोची से भी हमारी वैल्यू इंटीग्रल की 0 आ रही थी, यहाँ से भी 0 आ रही है, तो इसलिए कोची इंटीग्रल थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। आपको इसमें तो बहुत आसान है, अगर वेरीफाई नहीं भी हो रहा हो तो आपको क्लियर है वेरीफाई तो होना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो लास्ट में थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आपको 0 लिख ही देना है। ठीक है, मार्क्स तो चाहिए आपको, तो मार्क्स के लिए आपको इतना कर देना है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस